जय हिंद विद्यार्थियों। आज के लेक्चर में हम क्लास 11th मैथ्स चित्रा प्रकाशन बुक से चैप्टर 1 समुच्चय के अंतर्गत प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप प्रश्नावली 1.3 को बहुत ही आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आइए आपके समय को बिना वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं। तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि उप समुच्चय क्या है। तो उप समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं सबसेट्स। इसकी परिभाषा होती है कि यदि दो समुच्चय ए एवं बी इस प्रकार हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। उदाहरण के लिए यहां पर हम एक उदाहरण लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय ए है जिसके अवयव हैं 1, 2, 3 और कोई समुच्चय बी दिया है जिसके अवयव हैं 1, 2, 3, 4। अब समुच्चय ए के जो भी अवयव हैं वे समुच्चय बी में उपस्थित हैं। समुच्चय ए में अवयव हैं 1, 2, 3 और समुच्चय बी में अवयव हैं 1, 2, 3, 4। जो अवयव 1, 2, 3 है वो समुच्चय बी में उपस्थित हैं। तो इस स्थिति में ए उप समुच्चय हो जाएगा बी का। तो इसे हम पढ़ेंगे कि ए उप समुच्चय है बी का। अब यहां पर जो बी है, बी में एक अवयव एक्स्ट्रा है वो है 4। तो जो बी होगा उप समुच्चय नहीं होगा ए का। यहां पर हो जाएगा बी उप समुच्चय नहीं है ए का। तो इसे लिखेंगे यहां पर हम बी उप समुच्चय नहीं है ए का। अगर समुच्चय ए दिया है और बी दिया है उनमें समान अवयव हैं तो उस स्थिति में दोनों एक दूसरे के उप समुच्चय हो जाएंगे। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए समुच्चय ए के अवयव हैं 5, 6, 7 और समुच्चय बी के अवयव हैं, समुच्चय बी के जो अवयव हैं वो भी हैं 5, 6, 7। अब जो भी अवयव समुच्चय ए में है वही अवयव समुच्चय बी में है। तो इस स्थिति में दोनों एक दूसरे के उप समुच्चय हो जाएंगे। तो ए उप समुच्चय है बी और बी उप समुच्चय है ए। तो आई होप आप उप समुच्चय को बहुत ही आसान तरीके से उदाहरण की सहायता से समझ गए होंगे। इसके बाद हम आपको उचित उप समुच्चय को उदाहरण की सहायता से समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर जो हम उदाहरण ले लेंगे। तो पहले हम आपको बताएंगे परिभाषा। उचित उप समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर सबसेट और अज समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं सुपरसेट। इसकी परिभाषा होती है कि यदि दो समुच्चय ए एवं बी इस प्रकार हैं कि ए उप समुच्चय है बी का, मतलब ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं तथा ए बराबर नहीं बी, मतलब ए नॉट इक्वल बी है, तो ए को बी का उचित उप समुच्चय और बी को ए का अज समुच्चय कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लो कोई समुच्चय ए दिया है जिसके अवयव हैं 7, 8, 9 और समुच्चय बी दिया है जिसके अवयव हैं 7, 8, 9, 10। अब यहां पर जो है ये जो समुच्चय ए है ये उप समुच्चय है बी का। देखिए जो ए है ये उप समुच्चय है बी का और यहां पर ए नॉट इक्वल बी ये भी है। यहां पे परिभाषा में लिखा है ए उप समुच्चय बी तथा ए नॉट इक्वल बी। तो जो समुच्चय ए है ये बी का उप समुच्चय है और ए नॉट इक्वल बी है। तो इस स्थिति में ए उचित उप समुच्चय होगा बी का। मतलब उस उचित उप समुच्चय में एक समुच्चय छोटा होता है और एक बड़ा होता है, दोनों समान नहीं हो सकते हैं। उप समुच्चय में दोनों समुच्चय समान भी हो सकते हैं जैसे यहां पर हमने उदाहरण लिया था, लेकिन उचित उप समुच्चय में एक समुच्चय छोटा होगा और एक समुच्चय बड़ा होगा। जैसे यहां पर हमने एक उदाहरण लिया है
तो इसे पढ़ेंगे कि ए उचित उपसमुच्चय है ए का। अब यहां पर जो समुच्चय ए है ये छोटा है और बी है ये बड़ा है, तो जो बी होगा ये अधिसमुच्चय हो जाएगा ए का। तो लिखेंगे यहां पर हम, अब जो ये ए उचित उपसमुच्चय है बी का, तो बी अधिसमुच्चय है ए का, क्योंकि जो बी है ये बड़ा है और जो ए है ये छोटा है, तो ए उपसमुच्चय है बी का और जो बी है ये है अधिसमुच्चय ए का। तो आई होप आप उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय, अधिसमुच्चय उदाहरण की सहायता से समझ गए होंगे। और जो उपसमुच्चय होता है और उचित उपसमुच्चय होता है इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए, सभी उचित उपसमुच्चय होते हैं, लेकिन सभी उपसमुच्चय उचित उपसमुच्चय नहीं होते हैं। ये है उपसमुच्चय और उचित उपसमुच्चय में अंतर। अब इसके बाद हम प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित प्रत्येक को संकेत रूप में लिखिए, जिसका पार्ट ए दिया है समुच्चय ए समुच्चय बी का अधिसमुच्चय है। तो पहले हम लिखेंगे ए। अब जो ए है अधिसमुच्चय है, मतलब ए बड़ा है, ए अधिसमुच्चय है बी का। इसके बाद इसका पार्ट बी दिया है कि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। तो पहले ए लिखेंगे, ए उपसमुच्चय है बी का। इसके बाद इसका पार्ट सी दिया है कि समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय है। तो ए उचित उपसमुच्चय है बी का। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 दिया है कि यदि समुच्चय ए बराबर ए बी सी डी ई एफ, ये समुच्चय के अवयव दिए हुए हैं। दूसरा समुच्चय बी दिया है जिसके अवयव हैं बी सी जी एच तथा समुच्चय सी के अवयव हैं बी सी। 3 समुच्चय है, तो निम्नलिखित कथनों में तारांकित स्थानों को उचित उपसमुच्चय अथवा उचित उपसमुच्चय नहीं प्रतीक द्वारा भरिए। अब यहां पर इसका पार्ट ए दिया है ए स्टार बी। अब स्टार की जगह पर आपको या तो आप उचित उपसमुच्चय भरिए या तो उचित उपसमुच्चय नहीं ये भरिए। अब जो समुच्चय ए है, अगर समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित होंगे तो वहां पर हम भरेंगे उचित उपसमुच्चय। अब जैसे समुच्चय ए है, इसके अवयव है ए बी सी डी, क्या ए बी सी डी ई एफ समुच्चय बी में उपस्थित है? तो उपस्थित नहीं है, तो यहां पर भरा जाएगा ए उचित उपसमुच्चय नहीं है बी का। इसके बाद इसका पार्ट बी दिया है कि सी स्टार ए। अब समुच्चय सी को हम देखेंगे, समुच्चय सी के अवयव हैं बी और सी, क्या बी और सी जो है ए में उपस्थित है? तो बी और सी समुच्चय ए में उपस्थित है, तो यहां पे हम भर देंगे उचित उपसमुच्चय। सी उचित उपसमुच्चय है ए का। इसके बाद इसका पार्ट सी दिया है बी स्टार ए। अब जो समुच्चय बी है इसके अवयव है बी सी जी एच, क्या बी सी जी एच समुच्चय ए में उपस्थित है? नहीं उपस्थित है, इसमें जी और एच कहीं पर नहीं दिख रहा है, तो यहां पर नॉट हो जाएगा, बी उचित उपसमुच्चय नहीं है ए का। इसके बाद इसका पार्ट डी दिया है सी स्टार बी। अब जो समुच्चय सी है इसके अवयव है बी और सी, क्या बी और सी समुच्चय बी में उपस्थित हैं? तो बी भी उपस्थित है और सी भी उपस्थित है, तो इस स्थिति में हम भर देंगे कि सी उचित उपसमुच्चय है बी का। तो आई होप आप प्रश्न नंबर 1 और 2 को बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। तो प्रश्न नंबर 3 दिया है, यदि समुच्चय ए बराबर एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है तथा समुच्चय बी बराबर एक्स सच दैट एक्स उसी समतल में स्थित 5 इकाई त्रिज्या का वृत्त है, तो बताइए कि ए उचित उपसमुच्चय है बी अथवा बी उचित उपसमुच्चय है ए में कौन सा कथन सत्य है? स्पष्टीकरण दीजिए। अब समतल में स्थित वृत्त यहाँ पे लिखा है, तो समतल में बहुत से वृत्त होते हैं, उसमें 1 इकाई त्रिज्या वाला भी वृत्त होगा, 2 इकाई त्रिज्या वाला भी वृत्त होगा,
3 इकाई त्रिज्या वाला भी वृत्त होगा। ऐसे ही अनंत उसमें वृत्त शामिल होंगे समतल में। और समुच्चय बी में कह रहा है उसी समतल में 5 इकाई त्रिज्या का वृत्त है। तो जो समुच्चय ए है उसमें 5 इकाई त्रिज्या वाला वृत्त भी आ जाएगा। तो इस स्थिति में बी उप समुच्चय होगा ए का, क्योंकि जो समुच्चय ए है ये बड़ा है, इसमें बहुत से वृत्त शामिल हैं। लिख देंगे यहां पर, क्योंकि कारण भी लिखना है। 5 इकाई त्रिज्या का प्रत्येक वृत्त समुच्चय ए में है। समुच्चय ए में है, ये आपको कार्ड में लिख देना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 दिया है, यदि a बराबर x सच दैट x एक समतल में स्थित 5 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाला त्रिभुज है तथा समुच्चय b बराबर x सच दैट x उसी समतल में स्थित 5 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाला समबाहु त्रिभुज है, तब बताइए कि a उचित उपसमुच्चय b अथवा b उचित उपसमुच्चय a में कौन सा कथन सत्य है। अब समतल में स्थित लिखा है यहाँ पर 5 वर्ग क्षेत्रफल वाला त्रिभुज है, मतलब जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल है 5 वर्ग इकाई। अब त्रिभुज कोई भी हो सकता है, समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, विषमबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, समकोण त्रिभुज भी हो सकता है। तो समतल में बहुत से वृत्त आ जाएंगे। और समुच्चय बी में कह रहा है कि समतल में स्थित 5 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाला समबाहु त्रिभुज है। अब जो समुच्चय ए है ये बड़ा समुच्चय है, तो इस स्थिति में बी उप समुच्चय हो जाएगा ए का। या तो आप उप समुच्चय बोलिए या आप कह सकते हैं कि बी उचित उप समुच्चय होगा ए का, क्योंकि जो ए है ये बहुत बड़ा समुच्चय है। रीजन भी आपको लिखना है, क्योंकि 5 वर्ग इकाई क्षेत्रफल का प्रत्येक समबाहु त्रिभुज समुच्चय ए में है। ये आपको जो है यहां पर कारण भी लिखना है। तो प्रश्न नंबर 3 और 4 कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 5 दिया है, जिसका पार्ट ए दिया है, शब्द इलाहाबाद के अक्षरों का समुच्चय लिखिए तथा इसके उप समुच्चयों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर जो समुच्चय लिखेंगे हम उसे ए मान लेंगे। तो ए बराबर, अब जब समुच्चय लिखा जाता है तो उसमें किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। अब यहां पर ए है तो ए लिख लेंगे, फिर उसके बाद अर्धविराम। यहां पर 2 बार एल लिखा है तो एल को एक बार ही लिखा जाएगा, क्योंकि किसी भी समुच्चय में अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। फिर उसके बाद एच लिखेंगे हम, फिर बी लिख देंगे, फिर उसके बाद डी लिख देंगे, मजला कोष्टक लगा देंगे। अब जो समुच्चय ए है उसमें टोटल यहां पर 5 अवयव हैं, तो लिख लेंगे हम अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या को जो हम n से दर्शाते हैं, n बराबर 5। अब हमें लिखना है इसके बाद इसके उप समुच्चयों की संख्या। तो लिखेंगे समुच्चय ए के उप समुच्चयों की संख्या। बराबर, देखिए फार्मूला होता है n अवयवों वाले समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या बराबर सूत्र होता है 2 की घात n, और जो n होता है ये अवयवों की संख्या होती है। तो 2 की पावर, अब जो n का मान है ये 5 है, तो 2 की घात 5, इसको हल करने पर आपको मिलेगा 32। तो
उप समुच्चयों की संख्या जो है ये 32 हो जाएगी। इसके बाद इसका पार्ट भी दिया है कि शब्द इलाहाबाद के अक्षरों से बने समुच्चय के सभी उचित उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n अवयवों वाले समुच्चय के उचित उप समुच्चयों की संख्या 2 की घात n माइनस 1। तो पहले हम समुच्चय लिख लेंगे, इसे दर्शा देंगे b से, a l h b d। इसमें जो n का मान है ये 5, क्योंकि इसमें जो अवयव है टोटल 5 हैं। तो इसके बाद लिखेंगे हम समुच्चय b के उचित उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर 5 और माइनस 1, 2 की घात 5, इसका मान आएगा 32 माइनस 1, 32 माइनस 1 31 होता है। तो समुच्चय बी के उचित उप समुच्चयों की संख्या हो जाएगी 31। तो प्रश्न नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न नंबर 6 दिया है, यदि समुच्चय S बराबर जिसके अवयव हैं 1 3 5 7 9 11 13 है तो निम्नलिखित समुच्चयों में कौन कौन से S के उप समुच्चय हैं। तो यहाँ पर जो है समुच्चय A दिया है जिसके अवयव हैं 2 4 6, और जो 2 4 6 हैं समुच्चय S में कहीं पर भी नहीं दिख रहे हैं। तो जो A होगा उप समुच्चय नहीं होगा S का। इसके बाद समुच्चय बी के अवयव हैं 3 5 7। अब आपको यहाँ पर चेक करना है कि 3 5 7 क्या समुच्चय एस में दिख रहे हैं। तो ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है। तो बी उप समुच्चय हो जाएगा एस का। इसके बाद समुच्चय सी दिया है जिसके अवयव हैं 5 9 13। अब जो 5 9 13 अवयव हैं क्या एस में है। तो 5 भी दिख रहा है, 9 भी है और 13 भी है। तो सी उप समुच्चय हो जाएगा एस का। इसके बाद समुच्चय डी दिया है जिसके अवयव हैं 1 3 5 6। तो 1 3 5 तो इसमें दिख रहा है लेकिन 6 नहीं दिख रहा है। तो डी उप समुच्चय नहीं होगा एस का, क्योंकि जो 6 है डज नॉट बिलोंग्स टू एस, मतलब जो 6 है इसमें समुच्चय इसमें नहीं है। इसके बाद समुच्चय ई दिया है जिसके अवयव हैं 3 5 7 11। तो 3 यहाँ पे दिख रहा है, 5 भी है, 7 भी है और 11 भी है। तो ई उप समुच्चय हो जाएगा एस का। तो प्रश्न 6 हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 दिया है, निम्नलिखित प्रत्येक समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखिए। तो यहाँ पर जो इसका पार्ट ए है उसमें अवयव दिए हैं 2 3। तो सबसे पहले हम मान लेंगे से ए, समुच्चय ए के अवयव हैं 2 3। अब यहां पर अवयवों की संख्या जो है 2 है, तो लिख लेंगे यहां पर n बराबर 2। फिर इसके बाद लिखेंगे हम समुच्चय ए के उप समुच्चयों की संख्या बराबर हो जाएगा 2 की घात। अब यहां पर टोटल 2 अवयव हैं तो 2 की घात 2, 2 की घात 2 4 आएगा। अब टोटल इसके जो उप समुच्चय होंगे वो 4 होंगे। कौन कौन से होंगे हम आपको लिखकर दिखाते हैं। देखो पहला तो हो जाएगा 5, जो 5 होता है सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। उसके बाद आपको सिंगल वाले अवयव लेना है, जैसे 2, और महिला कोष्ठक भी आपको लगाना है। फिर उसके बाद आपको 3 ले लेना है, उसमें भी महिला कोष्ठक लगाना है। फिर उसके बाद आपको पूरा ले लेना है 2 3। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो है 4 उप समुच्चय लिखे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। इसके बाद इसका पार्ट बी दिया है जिसमें अवयव है 4 5 6। तो इसे हम जो है यहाँ पर बी से दर्शा देंगे, कैपिटल बी से 4 5 6। अब इसमें जो है टोटल 3 अवयव हैं, तो इसके उप समुच्चयों की संख्या हो जाएगी 2 की घात 3 अर्थात 8।
तो लिखेंगे यहां पर हम बी के उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर 3। अब 2 की घात 3 8 होता है। तो अब हम उप समुच्चय लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है 5। पहला तो हो गया 5। फिर उसके बाद आपको सिंगल सिंगल अवयव लेना है और उसमें मझले कोष्ठक लगाना है। तो हम 4 ले लेंगे। फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 6। अब इसके बाद आपको जो है दो दो अवयव एक साथ लेना है, जैसे 4,5 और 5,6। फिर इसके बाद आप ले सकते हैं, यहां पर अभी 2 2 4 2 6 हुए हैं। अब इसके बाद आपको लेना है 4,6। 4,6 हो गया। फिर इसके बाद आपको पूरा ले लेना है 4,5,6। तो ये जो है टोटल यहां पर 8 उप समुच्चय लिख गए हैं। इसके बाद फिर इसके बाद इसे हम पहले सी से दर्शा देंगे। अब मझले कोष्ठक के अंदर एक अवयव लिखा है तो n बराबर 1 हो जाएगा। अब समुच्चय C के उप समुच्चयों की संख्या होगी 2 की पावर 1 अर्थात 2 हो जाएंगे। अब 2 कौन कौन से होंगे? पहला हो जाएगा 5, दूसरा हो जाएगा जो भी दिया है समुच्चय C उसको लिख दीजिए। टोटल यहां पर जो है 2 उप समुच्चय हो गए हैं। अब प्रश्न नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है, 7 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो है हम आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद प्रश्न नंबर 8 दिया है, यदि समुच्चय A बराबर 1 2 3 4, समुच्चय B बराबर 1 2 3 तथा समुच्चय C बराबर 2,4, तो वे सभी समुच्चय X इस प्रकार ज्ञात कीजिए, जिसका पार्ट A दिया है कि X उप समुच्चय है B का, मतलब X के सभी अवयव B में उपस्थित हों, तथा X उप समुच्चय नहीं है C का, मतलब X का कोई भी अवयव C में उपस्थित ना हो। तो अब यहां पर जो हम x को लिखेंगे यहां पर, तो x बराबर आप लिख सकते हैं, अब यहां पे लिखा है x उप समुच्चय है b का, तो आप एक भी लिख सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा आप 3 लिख सकते हैं, क्योंकि x उप समुच्चय b, और यहां पर भी ध्यान देना है x उप समुच्चय नहीं होना चाहिए c का। c के अवयव हैं 2,4, आपको इनको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। हमने यहां पर 2 को छोड़ दिया है क्योंकि जो 2 है समुच्चय C में आ रहा है। अब इसके बाद हम यहां पर ले लेंगे 1 और 2 को, 1,2। फिर इसके बाद हम ले सकते हैं 2,3, 2,3 हो गया। अभी तक 2 4 हुए हैं, अभी हमें 2 और लिखना है। फिर इसके बाद हम ले लेंगे 1 और 3 को, तो 1,3 हो गया। फिर इसके बाद आपको जो है पूरा ले लेना है 1,2,3। तो जो ये x है ये समुच्चय हमने लिख दिए हैं। टोटल यहां पर जो है 6 समुच्चय लिखे हुए हैं। अब इसके बाद इसका पार्ट भी दिया है, यहां पे लिखा है x उप समुच्चय है b का, तथा x बराबर नहीं है b के, तथा x उप समुच्चय नहीं है c का। तो आपको जो है फिर से x के जो समुच्चय है इसको लिखना है। तो x बराबर, अब यहां पर b को ध्यान से देखिए, b में 1 आ रहा है तो पहले हम 1 लिख लेंगे। फिर आप लिख सकते हैं 1,2, जैसे यहां पर हमने लिखा था। फिर आप उसके बाद लिख सकते हैं 2,3, फिर उसके बाद 1,3, और अभी जो है 3 छूट रहा है उसको भी लिख लेंगे हम 3, 2 2 4 1 5। बस यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहां पर टोटल जो है 5 समुच्चय हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 दिया है, निम्नलिखित समुच्चयों में कौन किसका उप समुच्चय है?
तो समुच्चय ए दिया है x सच दैट x बिलोंग्स टू r तथा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0। अब जो ये समुच्चय है ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, तो पहले हम इसे रोस्टेड रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको गुणनखंड करना है, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 6, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 6 बराबर 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 6 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2, तो x माइनस 6 बराबर 0, तो आपको मिल जाएगा x बराबर 6, x माइनस 2 बराबर 0, तो आपको मिल जाएगा x बराबर 2। तो जो समुच्चय ए है इसके अवयव होंगे 2,6 या 6,2, ये भी आप लिख सकते हैं। और समुच्चय बी के अवयव हैं 2, 4, 6। समुच्चय सी के अवयव हैं 2, 4, 6, 8 और भी आगे जो भी सम संख्याएं आती रहेंगी वो भी इसमें शामिल होगा। और समुच्चय डी के अवयव हैं 6। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो समुच्चय ए है, ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हैं, तो हम लिख सकते हैं कि ए उप समुच्चय है बी का। अब 2,6, तो समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय सी में उपस्थित हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ए उप समुच्चय है सी का। इसके बाद अब जो समुच्चय ए है 2,6, इसके अवयव डी में उपस्थित नहीं है। अब इसके बाद और हम चेक करेंगे। अब जो समुच्चय बी है 2, 4, 6, 2, 4, 6 अवयव जो है समुच्चय सी में आ रहे हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि बी उप समुच्चय है सी का। फिर इसके बाद अब जो समुच्चय डी है, डी का केवल एक ही अवयव है और 6। अब जो 6 है ये ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है, तो हम लिख देंगे यहां पर डी उप समुच्चय है ए, डी उप समुच्चय है बी और डी उप समुच्चय है सी, ये भी हम लिख देंगे डी उप समुच्चय है जो है ये हो जाएगा आपका सी का, क्योंकि जो डी के अवयव हैं ए में भी आ रहे हैं, बी में भी आ रहे हैं और सी में भी आ रहे हैं। तो 8वां और 9वां प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो है प्रश्न नंबर 11 दिया है, निम्नलिखित समुच्चयों को अंतरालों के रूप में लिखिए। पार्ट ए दिया है x सच दैट x बिलोंग्स टू r माइनस 1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू। अगर इसे हम कैपिटल ए से दर्शा दें तो हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस 1, 2। अब यहां पर जो है इक्वल का चिन्ह है तो यहां पर बड़ा कोष्ठक लगाएंगे, बंद अंतराल। यहां पर इक्वल का चिन्ह नहीं है तो खुला अंतराल लगेगा, छोटा कोष्ठक। जहां पर इक्वल का चिन्ह होगा नीचे वहां पर जो है बड़ा कोष्ठक लगेगा, और जहां पर इक्वल का चिन्ह नहीं होगा वहां पर छोटा कोष्ठक लगेगा। जो बड़ा कोष्ठक होता है इससे बंद अंतराल कहते हैं, जो यहाँ पर जो छोटा कोष्ठक होता है उसे खुला अंतराल कहते हैं। इसके बाद इसका पार्ट बी दिया है x सच दैट x बिलोंग्स टू r 3 इज लेस देन इक्वल x इज लेस देन 7। तो इसे कैपिटल बी से दर्शा देंगे हम, b बराबर x बिलोंग्स टू, पहले 3 लिखेंगे फिर 7 लिखेंगे। अब यहां पर इक्वल का चिन्ह है तो बड़ा कोष्ठक, यहां पर इक्वल का चिन्ह नहीं है तो छोटा कोष्ठक। इसके बाद पार्ट सी दिया है, इसे कैपिटल सी से दर्शाएंगे हम। लिखा x सच दैट x बिलोंग्स टू r x इज लेस देन 2, मतलब x का जो मान है 2 से छोटा है, तो आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू छोटा कोष्ठक माइनस इनफाइनाइट से 2, फिर आपको छोटा कोष्ठक लगा देना है। इसका पार्ट डी दिया है x सच दैट x बिलोंग्स टू r माइनस 3 इज लेस देन इक्वल x, मतलब जो x का मान होगा वो -3 भी होगा और -3 से बड़ा भी होगा। तो d बराबर x बिलोंग्स टू -3 से प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, जिसमें -3 भी शामिल है और इनफाइनाइट तो शामिल होगा नहीं। इसके बाद इसका पार्ट ई दिया है x सच दैट x बिलोंग्स टू r 2 इज लेस देन इक्वल x इज लेस देन इक्वल 7। तो इसे कैपिटल ई से दर्शा देंगे हम, लिख देंगे
x बिलोंग्स टू, पहले लिखेंगे 2,7। अब यहाँ पर इक्वल का चिन्ह है दोनों में, तो दोनों में बड़ा कोष्टक लगा देंगे। तो प्रश्न नंबर 10 और 11 हमारा कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न नंबर 12 दिया है, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब यहाँ पर ये अंतराल लिखे हुए हैं और हमें जो है इन्हें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, जिसका पार्ट ए दिया है 2,5। अब यहाँ पर जो है दोनों तरफ छोटे कोष्टक लगे हुए हैं। छोटे कोष्टक अगर लगे हैं तो उसका मतलब है कि जो अंतराल है खुला है। देखिए, अगर छोटे कोष्टक लगे हुए हैं तो अंतराल जो होगा ये खुला अंतराल होगा, और अगर बड़े कोष्टक है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अंतराल है वो बंद है, इसे बोलेंगे बंद अंतराल। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर एक तरफ खुला अंतराल है और एक तरफ बंद है, कुछ इस प्रकार से, अगर एक तरफ खुला है और एक तरफ बंद है तो इसे बोलेंगे अर्ध खुला अंतराल, मतलब आधा खुला अंतराल। तो ये आपको आना चाहिए। इसका पार्ट ए दिया है 2,5 और दोनों तरफ जो है छोटे कोष्टक लगे हुए हैं, इसका मतलब जो अंतराल है ये खुला अंतराल है। इसे हम कैपिटल ए से दर्शा देंगे, ए बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, फिर उसके बाद कामा, पहले आपको लिखना है 2, फिर इज लेस देन एक्स, इज लेस देन 5, उसके बाद आपको मझला कोष्टक लगा देना है। अब यहां पर जो है इक्वल का चिन्ह नहीं लगा है क्योंकि दोनों तरफ जो है खुला अंतराल है। फिर उसके बाद इसका पार्ट बी दिया है 3,9 और दोनों तरफ बड़े कोष्टक लगे हुए हैं। अब बड़े कोष्टक का मतलब है बंद अंतराल, तो इसे हम कैपिटल बी से दर्शा देंगे और लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कामा 3 इज लेस देन इक्वल x इज लेस देन इक्वल 9 और मझला कोष्टक लगा देंगे। अब यहां पर जो है दोनों में इक्वल का चिन्ह लगा है। इक्वल का चिन्ह इसलिए लगा है क्योंकि दोनों तरफ यहां पर बंद अंतराल है, क्लोज इंटरवल है, इसीलिए इक्वल का चिन्ह लगा है। अगर खुला अंतराल होते तो इक्वल का चिन्ह नहीं लगता। इसके बाद इसका पार्ट सी दिया है -2,7। अब -2 पर खुला अंतराल है और 7 पर बंद अंतराल है, तो इसे भी हम लिख देंगे, कैपिटल सी से दर्शाएंगे x such that x belongs to r, कामा, फिर उसके बाद लिखेंगे हम -2 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल 7। अब यहां पर जो है 7 पर बंद अंतराल है। जब बंद अंतराल होगा तो इक्वल का चिन्ह लग जाएगा, अगर खुला अंतराल होगा तो इक्वल का चिन्ह नहीं लगेगा। -2 यहां पर जो है खुला अंतराल है, इसीलिए यहां पर इक्वल का चिन्ह नहीं लगा है, और 7 पर बंद अंतराल है, इसीलिए इक्वल का चिन्ह लग गया है। इसके बाद इसका पार्ट डी दिया है 3,12। 3 पर बंद अंतराल है और 12 पर खुला अंतराल है, तो इसे हम कैपिटल डी से दर्शाएंगे और लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कामा 3 इज लेस देन इक्वल x इज लेस देन इक्वल 12, मझला कोष्टक। यहां पर 3 पर बंद अंतराल है, 12 पर खुला अंतराल है, इसीलिए यहां पर जो है 3 के बाद यहां पर इक्वल का चिन्ह लगा, और 12 में इक्वल का चिन्ह नहीं लगा है क्योंकि यहां पर खुला अंतराल है। इसके बाद है -2 कामा इनफाइनाइट। -2 पर क्लोज इंटरवल है अर्थात बंद अंतराल है, और इनफाइनाइट पर खुला अंतराल है, ओपन इंटरवल है, तो इसे कैपिटल ई से दर्शाएंगे हम और लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r का मतलब है कि जो x है ये एक वास्तविक संख्या है। फिर उसके बाद कामा -2, देखिए जो x का मान है ये -2 से प्लस इनफाइनाइट की ओर बढ़ रहा है, तो -2 इज लेस देन इक्वल x, उसके बाद मझला कोष्टक लगा देंगे। इसके बाद इसका पार्ट f दिया है -इनफाइनाइट कामा 2, और दोनों तरफ जो है इसमें खुला अंतराल लगा हुआ है, तो कैपिटल f से दर्शा देंगे इसे और लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कामा x इज लेस देन 2, मझला कोष्टक लगा देंगे।
इसके बाद जो है प्रश्न नंबर 13 दिया है, निम्नलिखित कथनों में तारांकित स्थान पर प्रतीक, इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू। जो ये प्रतीक है इसे बोला जाता है बिलोंग्स टू, और इसे बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। अब जो बिलोंग्स टू का उपयोग है, इसका प्रयोग किसी समुच्चय में अवयव की उपस्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय दिया है ए, यहां पर मैं उदाहरण ले रहे हैं जिसके अवयव है 1 2 3 4। अब जैसे एक समुच्चय ए में आ रहा है, तो अगर हम लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे कि 1 बिलोंग्स टू ए, मतलब जो 1 है समुच्चय ए में आ रहा है। अगर यहां पे लिखें हम 5, अब जो 5 है समुच्चय ए में तो आ नहीं रहा है, तो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो आई होप आप बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू समझ गए होंगे। अब यहां पे लिखा है 1.2, फिर स्टार बना है, फिर छोटा कोष्टक है 1.2 कामा 5। अब यहां पर जो है खुला अंतराल है, छोटा कोष्टक लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि इसमें 1.2 शामिल नहीं है। जब 1.2 शामिल हो गई नहीं, तो यहां पर हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। इसके बाद इसका पार्ट भी दिया है, लिखा है 1 स्टार, बड़ा कोष्टक लगा है 0 कामा 2। अब इसका मतलब हुआ कि इसमें 0 भी शामिल है, क्योंकि 0 पर यहां पर बंद अंतराल है। 0 भी शामिल है और 2 भी शामिल है, और 0 और 2 के बीच में जो भी वास्तविक संख्या होंगी वो भी इसमें शामिल होंगी। तो 0 के बाद 1 आता है, मतलब इसमें 1 शामिल है। तो यहां पर 1 बिलोंग्स टू 0 कामा 2। इसके बाद इसका पार्ट सी दिया है -3 स्टार -5 कामा -3। -5 पर खुला अंतराल है और -3 पर बंद अंतराल है। अब बंद अंतराल है तो यहां पर इसका मतलब है कि -3 इसमें शामिल है, तो -3 बिलोंग्स टू, यहां पर बिलोंग्स टू का चिन्ह लग जाएगा। इसके बाद इसका पार्ट डी दिया है, लिखा है 2 स्टार 3 कामा 9.2। दोनों तरफ जो है खुला अंतराल लगे हुए हैं। इसका मतलब हुआ कि इसमें 3 भी शामिल नहीं है और 9.2 भी शामिल नहीं है। अब यहां पर जो संख्याएं शुरुआत हो रही हैं वो तो 3 से शुरुआत हो रही हैं, और इसमें 2 शामिल है ही नहीं और ना तो 3 शामिल है, तो इसमें डज नॉट बिलोंग्स टू लग जाएगा। 2 डज नॉट बिलोंग्स टू 3 कामा 9.2। तो प्रश्न नंबर 12 और 13 हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 14 दिया है, निम्नलिखित प्रत्येक को सिद्ध कीजिए। इसका पार्ट ए दिया है, ए उप समुच्चय है बी का। अब ए उप समुच्चय है बी का, इसका मतलब यह हुआ कि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हैं। इसके बाद दिया है कि बी उप समुच्चय है सी का, इसका मतलब हुआ कि बी के सभी अवयव सी में उपस्थित हैं। फिर लिखा है तथा सी उप समुच्चय है ए का, इसका मतलब यह हुआ कि समुच्चय सी के सभी अवयव ए में उपस्थित हैं। फिर दैट इंप्लाइज ए बराबर सी हमें सिद्ध करना है, तो इसे हम आपको उदाहरण की सहायता से समझाएंगे। तो हम पहले मान लेंगे कि माना ए बराबर 1,2। हमने समुच्चय ए के अवयव लिए हैं 1 और 2। अब इसमें कह रहा है कि ए उप समुच्चय है बी, मतलब ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं। तो बी बराबर हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 1,2,3। फिर उसके बाद कह रहा है कि बी उप समुच्चय है सी का, मतलब बी के सभी अवयव सी में उपस्थित हैं। तो सी ले लेंगे यहां पर उदाहरण 1,2,3,4। और फिर इसमें कह रहा है कि सी उप समुच्चय है ए का। अब सी में अवयव है 1 2 3 4 और ए में अवयव है 1 2, और जो 3 और 4 हैं समुच्चय ए में तो आ नहीं रहे हैं, तो हम लिखेंगे यहां पर अवयव 3,4 जो है समुच्चय ए में नहीं है। जब ए में नहीं है तो लिखेंगे तो ए बराबर सी तभी संभव है
ए बराबर सी तभी संभव है जब ए में और सी में समान अवयव दिए हों। जब ए व सी में समान अवयव हों। अर्थात जो समुच्चय ए में अवयव हों वही अवयव समुच्चय बी में होने चाहिए और वही अवयव समुच्चय सी में होने चाहिए। तीनों जो है समान समुच्चय होने चाहिए। तो ए बराबर बी बराबर सी होना चाहिए। जैसे समुच्चय ए के अवयव हैं 1,2, समुच्चय बी के भी अवयव 1,2 ही होने चाहिए और समुच्चय सी में भी अवयव 1 और 2 होने चाहिए। तभी जो है ए उपसमुच्चय होगा बी का, बी उपसमुच्चय होगा सी का, सी उपसमुच्चय होगा ए का। ये तभी संभव होगा जब तीनों में समान अवयव होंगे। इसके बाद इसका पार्ट बी दिया है कि ए उपसमुच्चय है फाई। अब जो फाई होता है ये रिक्त समुच्चय होता है। देखिए जो फाई होता है ये रिक्त समुच्चय होता है। तो ए उपसमुच्चय है फाई जो होता है रिक्त समुच्चय होता है। इससे हम महिला कोष्ठक भी लगा सकते हैं। अब फाई मतलब इसमें है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी अवयव उपस्थित नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि ए रिक्त समुच्चय है। अर्थात ए बराबर फाई हो जाएगा क्योंकि जो ए है उप समुच्चय है फाई का, मतलब ए के सभी अवयव फाई में उपस्थित हैं। अब फाई रिक्त समुच्चय होता है और रिक्त समुच्चय को मझले कोष्ठक से भी दर्शाते हैं। अब यहाँ पर जो है इसमें मझले कोष्ठक के अंदर कोई भी अवयव नहीं लिखा है तो ए बराबर फाई हो जाएगा, मतलब समुच्चय ए में कोई भी अवयव उपस्थित नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 दिया है, यदि x बराबर समुच्चय दिया है 8 की पावर n माइनस 7n माइनस 1 सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब कैपिटल N जो होता है ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है। अब जो स्मॉल n है ये बिलोंग्स टू कैपिटल N है। जो n के मान आएंगे वो आएंगे 1 2 3 4 सभी प्राकृतिक संख्याएं आ जाएंगी। फिर तथा दूसरा समुच्चय दिया है y, लिखा है 49 ब्रैकेट n-1 सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N है। तो सिद्ध कीजिए x उप समुच्चय y। तो सबसे पहले हम जो ये समुच्चय लिखा है समुच्चय निर्माण रूप में, इससे हम रोस्टर रूप में बदलेंगे। तो लिखेंगे यहां पर हम पहले n बराबर 1 रखने पर तो 8 की पावर 1 माइनस 7 गुणे 1 और माइनस 1, इससे हल करेंगे। देखो 8 की पावर 1 होता है 8 माइनस 7, 1 होगा 1 माइनस 1 0। जब आप इससे हल करेंगे 0 मिलेगा। अब इसके बाद हम जो है इसमें 2 रखते हैं n बराबर, तो 8 की पावर 2 माइनस 7 गुणे 2 माइनस 1, तो 8 गुणे 8 64 होता है, 64 माइनस 14 और माइनस 1, 64 माइनस 14 ये 50 होगा, 50 माइनस 1 49 हो जाएगा। तो ऐसे ही आप n के मान रख के समुच्चय x के अवयव निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें भी हम जो है 1 या 2 अवयव निकाल लेंगे। तो 49 ब्रैकेट n बराबर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 ये हमें मिलेगा 0, क्योंकि 1 माइनस 1 0 होता है। फिर उसके बाद n बराबर 2 रखेंगे तो 49 ब्रैकेट 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 होता है, 49 गुणे 1 49 हो जाएगा। मतलब इसका ये हुआ कि जो समुच्चय x में अवयव आ रहे हैं वही समुच्चय y में भी अवयव दिख रहे हैं। तो इस स्थिति में जो होगा x उप समुच्चय हो जाएगा y का, क्योंकि समुच्चय x के सभी अवयव y में उपस्थित हैं। क्योंकि समुच्चय x के सभी अवयव y में
उपस्थित हैं, इसलिए x उप समुच्चय हो जाएगा y का। तो आई होप आप प्रश्न नंबर 14 और 15 को बहुत ही आसान भाषा में समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 16 दिया है, दो परिमित समुच्चयों m तथा n अवयव हैं। इसका मतलब हुआ कि जो परिमित समुच्चय हैं उसमें m तथा n अवयव हैं। पहले समुच्चय के उप समुच्चयों की कुल संख्या दूसरे समुच्चय के उप समुच्चयों की कुल संख्या से 56 अधिक है। m तथा n के मान ज्ञात कीजिए। अब जो समुच्चय हैं वे दो हैं, तो मान लेंगे हम, माना समुच्चय A में अवयवों की संख्या जो है m मान लेंगे, तथा B में अवयवों की संख्या इसको हम n मान लेंगे। तो समुच्चय A में अवयवों की संख्या हमने m मान ली है और समुच्चय B में अवयवों की संख्या हमने n मान ली है। अब इसके बाद लिखेंगे समुच्चय A के उप समुच्चयों की संख्या वो हो जाएगी 2 की पावर m, क्योंकि इसमें m अवयव दिए हुए हैं। इसके बाद तथा समुच्चय B के उप समुच्चयों की संख्या ये हो जाएगी 2 की पावर n। इसके बाद हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में कह रहा है कि पहले समुच्चय के उप समुच्चयों की कुल संख्या दूसरे समुच्चय के उप समुच्चयों की कुल संख्या से 56 अधिक है, अर्थात 2 की पावर m बराबर 2 की पावर n और प्लस 56 ये होगा। अब 2 की पावर n को हम बाईं ओर ले आएंगे, तो 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n बराबर 56। इसके बाद हम जो है 2 की पावर n कॉमन ले लेंगे, 2 की पावर n कॉमन, तो अंदर बचेगा 2 की पावर m माइनस n और माइनस 1 बराबर 56 को हम लिख सकते हैं 8 गुणे 7। इसके बाद अब 8 को हम चेंज करेंगे, 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3, तो 2 की पावर n ब्रैकेट 2 की पावर m माइनस n और माइनस 1 बराबर 2 की पावर 3 गुणे 7। अब तुलना कर देंगे हम, 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 3, 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 3, तुलना करने पर आपको मिलेगा n बराबर 3। n का मान निकल चुका है, अब निकालेंगे हम m का मान। तो 2 की पावर m माइनस n और माइनस 1 की तुलना करेंगे हम 7 के साथ, तो नोट कर लेंगे यहाँ पर हम 2 की पावर m माइनस n और माइनस 1 बराबर 7। तो 2 की पावर, देखिए n का मान 3 आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम m माइनस 3 बराबर 7 प्लस 1। 2 की पावर m माइनस 3, 7 प्लस 1 8 होगा। अब जो 8 आया है यहाँ पर, इससे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो m माइनस 3, ये 2 की पावर चलता रहेगा बराबर 2 की पावर 3। तुलना करेंगे m माइनस 3 बराबर 3, तो m बराबर 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। तो n का मान 3 आया है और m का मान 6 आया है। तो आई होप आप इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।